गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। थायोफीन हमारा जो रनिंग टॉपिक है वो है, क्या है? थायोफीन, ठीक है। थायोफीन की बेसिक प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद हो गई होगी। ESR रिएक्शंस जो कि सब में कॉमन है वो यहाँ भी है, तो ऐसी कॉमन चीज़ों को आपको माइंड में भरने की कोई नीड नहीं है। लेकिन जो सेलेक्टिव चीज़ें हैं किसी भी और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की, वो आपके माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। जस्ट लाइक थायोफीन, जस्ट लाइक मैंने फ्यूरेन पढ़ाया था। फ्यूरेन में क्या रिएक्शन डिफरेंट थी? डेल-से-एल्डर रिएक्शन, वो सिर्फ फ्यूरेन देता है, पिरोल या थायोफीन नहीं देते। क्यों नहीं देते वो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगी, ठीक है। अब देखो जो थायोफीन है उसकी अब तक जो हमने रिएक्शन पढ़ी उनमें सेलेक्टिव रिएक्शन कौन सी थी? क्लोरोमिथाइलेशन, ठीक है ना, जिसमें मैंने ZnCl2 यूज़ किया था और HCl यूज़ किया था, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस में जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो हमें क्या मिला था? सॉरी, हमने फॉर्मेल्डिहाइड, HCl और ZnCl2 यूज़ किया था, तो हमें क्लोरोमिथाइलेशन करवाया था किस पर? थायोफीन पर, ठीक है ना। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, देखते हुए चलो, पढ़ते हुए चलो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो सेकंड जो रिएक्शन है थायोफीन का, हम कुछ रिएक्शंस कवर कर रहे थे भाई, सेकंड नहीं एक्चुअली। फॉर्मुलेशन रिएक्शंस के बाद जो भी नंबर की रिएक्शन है, 7 या 8 जो भी नंबर है वो आप डाल लेना। मर्क्यूराइजेशन, मर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण यानी मरकरी को आपको जोड़ना है, Hg को आपको जोड़ना है, ठीक है। मर्क्यूराइजेशन हो जाएगा। अब हमें जो रिएजेंट लेना होता है वो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो थायोफीन, थायोफीन की रिएक्शन जब HgCl2 के साथ होती है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है कि इसके जो अल्फा पोजीशन है उस पर मरकरी आके जुड़ जाता है, ये हो जाता है मर्क्यूराइजेशन, मर्क्यूरीकरण। समझ रहे हो ना? तो थायोफीन 2 मर्क्यूरेट क्लोराइड आपको यहाँ पर मिलता है। थायोफीन 2 मर्क्यूरेट क्लोराइड, ये इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। अब देखो भाई क्या होता है, कैसे ये बनता है वो चीज़ सुनो। मैकेनिज्म सबसे पहले क्या होता है, देखो जो आपका सोडियम एसीटेट है, यही है सोडियम एसीटेट। सबसे पहले क्या होता है? HgCl2, HgCl2 में इस मरकरी को याद करो। मरकरी कौन सी सीरीज में आता है? ये आता होगा 5D सीरीज में, ठीक है। 5D सीरीज का सबसे लास्ट एलिमेंट है, तो इसमें जब आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे तो कितने आएंगे? 5D10 6s2, मतलब ये 2 बॉन्ड आसानी से बनाता है और बना भी रहा है। लेकिन ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसका अष्टक अभी तक पूरा नहीं हुआ, ओके। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एक लुईस एसिड है, इसे अपना अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए हमारे पास कौन है? ये ऑक्सीजन है, समझ रहे हो? तो मैं देखो अभी से सुन लो, जब ये अटैक करेगा तो इसके बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव आएगा तो यहाँ से Cl को भगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से Cl और ये Na मिलके क्या बना लेते हैं? NaCl। समझ गए? कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसका ऑक्टेट तो शायद कुछ मात्रा में पूरा हो जाएगा, लेकिन इस पर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉन्ड 2 होते हैं और नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा वैलेंसी होती ही चार्ज आ जाता है। एक बॉन्ड एक्स्ट्रा होते ही -1 आ जाएगा। तो उस माइनस को हटाने के लिए, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड ज़्यादा स्थायी होते हैं, ठीक है ना, तो ये भी न्यूट्रल होना चाहेगा, तो यहाँ से Cl- को भगा देगा उसी स्टेप में। तो यहाँ से Cl और यहाँ से Na मिलके क्या बना लेंगे? NaCl। अब देखो आपके पास ये कंपाउंड आ गया क्या? OHg और ये Cl। देखो भाई ध्यान से देखो इसको, ये चीज़ आई है। चलो जी, अब इस ऑक्सीजन को देखो, इधर रेजोनेंस कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है भाई,
देखो O माइनस OHgCl, इस पर चार्ज क्या आया भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, मरकरी से, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून होती है, उनमें इतना पावर नहीं होता कि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख सके। और भाई यहाँ तो ऑक्सीजन है जिसकी En ऑलरेडी कितनी ज़्यादा होती है, तो ये आराम से इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एसीटेट आयन बना लेगा और हमें मिल जाता है मरकरी क्लोराइड का ये इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, इस इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन आपको थायोफिन से करवा देनी है। ये लो HgCl, इसकी रिएक्शन जब आप थायोफिन से करवाओगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ पता है कि अल्फ़ा पोजीशन पर अटैक होता है, क्योंकि अल्फ़ा पर जो अनुनादी संरचनाओं की संख्या है वो ज़्यादा मिलती है। ये सब चीज़ें मैं बताने को बता रही हूँ, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता है ना भाई, पढ़ लिया, पढ़ी हुई चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए। अब यहाँ ये लोन पे रेजोनेंस करता है और हमें कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिलती है, HgCl यहाँ जाता है पॉजिटिव। लास्ट स्टेप जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र, जो आप उसी स्टेप में आगे कर दो या फिर अलग से बना के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग से लिखने से थोड़ा इम्प्रेसिव लगेगा एग्ज़ाम में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे वहीं H निकाल दो। ठीक है, क्या बन जाएगा, यह आपके पास कंपाउंड आता है मर्क्यूरेट क्लोराइड का, थायोफिन 2 मर्क्यूरेट क्लोराइड। ठीक है, चलो बात ध्यान से सुनना। क्या करना है, सबसे पहले तो मर्क्यूराइजेशन के लिए हमें सबस्ट्रेट तो वही थायोफिन लेना है, उसकी रिएक्शन आपको करवानी है सोडियम एसीटेट के प्रेजेंस में HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा थायोफिन 2 मर्क्यूरेट क्लोराइड। कैसे मिलेगा वो मैकेनिज्म से देखो। सबसे पहले सोडियम एसीटेट क्या करेगा, HgCl2 को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्यों देगा, क्योंकि ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से ले लेगा। ठीक है, अब भाई इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सीधी सी बात क्या है कि नॉर्मल वैलेंसी तो इसकी 2 ही होती है, और नॉर्मल वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बनाते ही चार्ज आ जाता है, तो एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनते ही इस पर नेगेटिव आ जाएगा। यानी नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये उदासीन कंपाउंड से कम स्थायी हो गया, तो चाहे इसका ऑक्टेट पूरा क्यों ना हो रहा हो, फिर भी ये लेस स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अगर सिंपल HgCl2 की बात करूं और इससे ऑक्सीजन से जुड़े हुए HgCl2 की बात करूं तो सिंपल वाला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस कंडीशन में वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड स्टेबिलिटी की ओर ज़्यादा जाते हैं, तो ये भी क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए यहाँ से एक Cl- को निकाल देगा, तो Na+ इस Cl को लेके क्या बना लेता है, NaCl। ठीक है, चलो HgCl आके जुड़ गया इस ऑक्सीजन के साथ। अब HgCl आ गया, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है भाई वो कॉन्जुगेशन में है, किसके साथ, CO के साथ। तो जब वो कॉन्जुगेशन करेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव आते ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा मरकरी से, और मरकरी में इतनी ताकत है नहीं कि वो इन इलेक्ट्रॉनों को रख ले। ठीक है, तो वही ले जाएगा ऑक्सीजन और मरकरी हो जाएगा गरीब, मतलब इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब पॉजिटिव आ गया तो हमारे लिए तो अच्छा काम हो गया, हमें इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज़ कौन है, थायोफिन। ठीक है, तो अब बस आगे सिंपल मैकेनिज्म आपने किया है, इस मरकरी क्लोराइड का अटैक करवा के अनुनादी संरचनाएँ बनाई है, और लास्ट में यहाँ से क्या निकाल दिया है, H+, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल ही जुड़ा और इलेक्ट्रोफाइल ही गया, इसलिए ये रिएक्शन कैसी है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ गया होगा ना अच्छे से, मुझे पता है आ गया होगा। इतने सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ है ही नहीं जो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल सा है। चलो आगे चलो, आगे देखो।
नेक्स्ट देखो रिएक्शन विथ बेस। नेक्स्ट रिएक्शन, जो भी नंबर आप डालते रहना, ओके। रिएक्शन विथ बेस, क्षार के साथ अभिक्रिया। अब क्या होगा? अब तो कुछ नहीं, जो होना है वो ही होगा। क्या होगा? ध्यान से सुनो। जब मैंने पिरोल लिया था तो पिरोल में नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन से एक H डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। तो जब मैं पिरोल की रिएक्शन बेस से करवाती थी तो वो कौन सा H लेता था? जो नाइट्रोजन से जुड़ा होता था, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ थोड़ी है, यहाँ थोड़ी ना कोई सल्फ़र से H जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जब मैं बेस देती हूँ ना, तो देखो क्या होता है। बेस मान लो मैंने RLi ले लिया। सुपर रिग्नार्ड रिएजेंट स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि यहाँ जो R ग्रुप होता है उस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं। समझ में नहीं आया होगा क्या बोल गए मैम? देखो RMgX और RLi को कंपेयर करो। ये रिग्नार्ड रिएजेंट है, सुपर रिग्नार्ड है। क्यों? क्योंकि जब इस बॉन्ड की आयनिक नेचर की बात करती हूँ, ठीक है, मतलब अगर इस पर नेगेटिव है तो सीधी सी बात इस पर पॉजिटिव आया होगा। तो इस पर नेगेटिव जो है वो पूरा 100% नहीं होता, उसका कुछ पार्ट इस हेलोजन की तरफ भी चला जाता है। तो इस बॉन्ड में जो आयनिक कैरेक्टर है इस बॉन्ड में वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू RLi। तो जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसके R पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। सीधी सी बात है, उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, H+ लेने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए RLi को सुपर रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मेटल कार्बन बॉन्ड होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो मैं RLi ले रही हूँ एज ए बेस। क्या करेगा? देखो सल्फ़र की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, आपको अच्छे से पता है, कार्बन से तो ज़्यादा ही होती है ना, ठीक है। तो क्या होगा? इसके पास वाले दोनों हाइड्रोजन एसिडिक होगी, ये भी एसिडिक है बट ये इससे दूर है, तो इसका जो -I है वो यहाँ कम लगेगा, यहाँ ज़्यादा लगेगा। और -I ज़्यादा लगेगा तो सिंपल सी बात है, ये वाला H आसानी से भागेगा, यहाँ से भगा दो। दोनों में से किसी एक को निकाल दो, जैसे मैंने इसको निकाल दिया। अब भाई एसिडिक H है तो H+ की फॉर्म में जाने वाला है, तो ये H इस R- के साथ मिलके RH बना लेता है। अगर RCH3 है तो CH4 निकल जाएगा, RC2H5 था तो C2H6 निकल जाएगा, एक H जुड़ जाएगा उस R के साथ, ठीक है। अब यहाँ से H गया है तो यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि H+ की फॉर्म में गया है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, ठीक है। इसके साथ कौन आ जाएगा? लिथियम प्लस। चलो सबसे पहले जब बेस से रिएक्शन होती है तो आपको अल्फा पोजीशन पर क्या मिलता है भाई? इस तरह से लिथियम का जो आयनिक कंपाउंड है वो आपको मिलता है, ठीक है। अब हमारे पास डिपेंड करता है क्या रिएजेंट है। अगर मुझे क्या दिया हुआ है, अगर मुझे एल्किल हैलाइड दिया हुआ है तो क्या होगा भाई? ये यहाँ टेक करेगा, एक्स भगाएगा, यानी Li एक्स यहाँ से बाहर होगा और इस नेगेटिव के पास क्या आ जाता है? R। जब मैं एल्किल हैलाइड लेती हूँ तो प्रोडक्ट यही मिलेगा, लेकिन जब मैंने लिया CO2 साथ में हाइड्रोलाइसिस, ओके, जब मैं लेती हूँ CO2 तो आपको अच्छे से पता है CO2 कैसा होता है? लीनियर होता है। ये यहाँ जब अटैक करता है तो देखो क्या चीज़ आपको देखने को मिलती है? C+O, ये H2 अपना H इसको देके एसिड बना लेता है। समझ गए ना किस तरह से रिएक्शन होती है? एक बार में एक ही रिएक्शन होती है भाई, कहीं आप दोनों करवा दो। मैंने दोनों एक जगह करवाई है कि एक ही मॉलिक्यूल दो तरह की रिएक्शन किस तरह से दे सकता है। या तो एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दो तो आपको जो अल्फा पोजीशन है उस पर एल्किल डेरिवेटिव मिलेगा, और जब CO2 से करवाओगे तो कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव मिलेगा, ठीक है। चलो सिंपल सी रिएक्शन थी। ये है बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन, समझ गए होंगे ना? सिंपल सा रिएक्शन है। सबसे पहले आपको कोई भी बेस लेना है। बेस मैंने सुपर रिग्नार्ड रिएजेंट यानी ऑर्गेनोलिथियम लिया है, क्योंकि ये
स्ट्रॉन्ग बेस होता है, क्योंकि इसमें RLI बॉन्ड जो होता है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, तो इसका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है R वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है और H को आसानी से ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ से H को ले लेगा, एनाइन बना देगा और फिर वो अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग। ठीक है, चलो जी, सिंपल सा रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिडक्शन। नेक्स्ट है अपना रिडक्शन। रिडक्शन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, रिएजेंट से कैसे रिड्यूस प्रोडक्ट चेंज होते हैं। रिडक्शन का मतलब है थोड़ी हमेशा एक जैसा प्रोडक्ट मिलेगा, नहीं। देखो, अगर मैंने लिया रानी निकल, रानी निकल क्या होता है, इसमें एल्युमिनियम की इम्प्योरिटी होती है। ठीक है, चलो रानी निकल के प्रेजेंस में मुझे हाइड्रोजनेशन करवाना है, तो भाई ध्यान से सुनो, 3 बार हाइड्रोजनेशन में करवाऊंगी। 3 बार से क्या मतलब, एक बार यहाँ होगा तो यहाँ 2H आ जाएंगे, दूसरी बार यहाँ होगा तो यहाँ 2H आ जाएंगे, तीसरी बार होगा यहाँ तो यहाँ 2H आ जाएंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसे है कि जब रानी निकल लिया जाता है और हाइड्रोजनेशन करवाया जाए एक्सिस में, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है। देखो यहाँ भी CH3 आ जाएगा। ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3 और ये H2S, ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलता है। देखो क्या होता है, सबसे पहले जो थायोफिन इसमें चेंज होता है, यहाँ भी 2H आ गई, यहाँ भी 2H आ गई। अब इसका रिडक्शन होता है तो यहाँ भी H, यहाँ भी H। ठीक है, फिर इसका होता है तो यहाँ भी H, यहाँ भी H, H2S निकल गई, CH3 CH2 CH2 CH3 मिल गया ना, समझ गए। चलो, अगर रानी निकल लेते हैं और एक्सिस में हाइड्रोजनेशन होता है तो आपको मिलता है ब्यूटेन। समझ रहे हो, अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं अलग अलग रिएजेंट के साथ, तो आपको रिएजेंट और उनके प्रोडक्ट ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड है कि मैंने थायोफिन की रिएक्शन करवाई, मैंने करवाया इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। मैंने कोई कैटालाइटिक मेटल ली, जैसे मैंने पैलेडियम ले लिया, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करवाऊंगी। क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ये इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा जब हम क्या करवाएंगे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। ध्यान रखेंगे, अगर रानी निकल लिया है तो आपको मिलता है ब्यूटेन, और अगर सिंपल निकल लोगे तो आपको मिलेगा टेट्राहाइड्रोथायोफिन। ठीक है ना, क्योंकि 4 H आ गए ना यहाँ, तो टेट्राहाइड्रोथायोफिन। थर्ड क्या है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन में रिएजेंट क्या काम में लेते हैं। बर्च रिडक्शन का जो रिएजेंट होता है वो होता है सोडियम, लिक्विड अमोनिया और कोई भी प्रोटॉन डोनर, मतलब जो H+ दे सके। जनरली अल्कोहल ही लेते हैं, अल्कोहल की नेचर एसिडिक होती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ले लिया है C2H5OH, इथेनॉल ले लिया। ओके, चलो सबसे पहले इसका प्रोडक्ट देख लो, फिर मैं थोड़ा मैकेनिज्म डिस्कस कर दूंगी। इसका हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन फॉर नॉलेज पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आपको ये रिएजेंट गिवन है तो वही देखते ही पहचान जाओ, बर्च रिडक्शन है। बर्च रिडक्शन करता क्या है, सुनो, जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड होते हैं उनको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है। अगर ये कॉन्जुगेटेड था, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, इसे कन्वर्ट करता है आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड डबल बॉन्ड। समझ गए क्या, ये कॉन्जुगेटेड था ना, डबल सिंगल डबल, ये तो होता है कॉन्जुगेशन, तो इसको आइसोलेटेड में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका एक छोटा सा मैकेनिज्म मैं डिस्कस करती हूँ।
जैसे मान लो ये मेरे पास कोई कंपाउंड है कॉन्जुगेटेड, ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है, होमोलैटिक क्लीवेज होता है बॉन्ड का, रेडिकल्स बनते हैं, और जो हमारे पास मेटल है वो सोडियम है, और सोडियम आप अच्छे से जानते हो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती है, स्थायी विन्यास मिल जाता है ना इसको। तो सोडियम सबसे पहले क्या करता है, Na+ में चेंज होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, ठीक है। अब उस एक इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, दोनों में से कोई भी एक रेडिकल ले लेगा। मैंने मान लिया कि उस रेडिकल को इसने ले लिया, उस इलेक्ट्रॉन को उस रेडिकल ने ले लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेते ही रेडिकल एनायन बना लेगा, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो कि यहाँ इस बॉन्ड पर जो एनायन और रेडिकल है वो बहुत ज़्यादा पास है, दोनों पास में स्थित है, इसलिए दोनों में रिपल्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, जब एनायन और रेडिकल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक होंगे तो उनमें रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो वो स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर नहीं है। तो यहाँ क्या होता है, ये जल्दी से इस बॉन्ड को आगे टूटने के लिए कहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ भी रेडिकल, यहाँ भी रेडिकल, ये दोनों रेडिकल तो बना लेते हैं बॉन्ड, ठीक है, और ये रेडिकल एनायन बन जाता है यहाँ। अब देखो रेडिकल और एनायन को देखो, डिस्टेंस बन गई ना उनमें, अब ज़्यादा दूर स्थित है तो रिपल्शन कम हो गया। अब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो स्टेबल मिलेगा। अब क्या होगा देखो, C2H5OH प्रोटॉन देगा उस नेगेटिव को, तो वो उस H को ले लेगा और बना लेगा CH3। ऐसे ही इस रेडिकल को सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देगा और C2H5OH अपना H देगा, तो ये पहले नेगेटिव बनाएगा और फिर नेगेटिव पर आ जाएगा H, यानी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड से आपको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड मिलता है जब आप बर्च रिडक्शन करवाते हो। समझ गए क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एनायन और रेडिकल पास पास होते हैं जब हम इस बॉन्ड का करवाते हैं, इसलिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड आइसोलेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेम इस थायोफेन का करवाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले सोडियम आता है, यहाँ जो दोनों रेडिकल हैं उनमें से किसी भी एक रेडिकल को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, देते ही नेगेटिव आ जाता है, और वही नेगेटिव और रेडिकल में रिपल्शन ज़्यादा ना हो इसलिए ये बॉन्ड आगे टूट जाता है और टूट के ये बना देता है इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ H आ जाएगा, फिर इसको दूसरा सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के नेगेटिव बनाएगा और फिर यहाँ भी H आ जाएगा और आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझ गए। तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की जब रिएक्शन हम बर्च रिडक्शन की, मतलब जब हम बर्च रिडक्शन करवाते हैं कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का, तो वो आइसोलेटेड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए ना। चलो ये इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखने। रानी निकल तो क्या बनाता है, थायोफेन से ब्यूटेन बनाता है और बर्च रिडक्शन कॉन्जुगेटेड को आइसोलेटेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ सेलेक्टिव चीज़ें याद रखने की होती हैं। चलो अब हम करवाएंगे थायोफेन का ऑक्सीडेशन। चलो देखो क्या होगा। सबसे पहले मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है, आप कहेंगे मैम ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन है, सारी चीज़ें ऑक्सीडेशन है। ठीक है, चलो समझ गए ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या कि अगर मैं थायोफेन का ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ये ऑक्सीडेशन नहीं शो करता। थायोफेन का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो आसानी से नहीं होता। क्यों नहीं होता वो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा या मैं थोड़ा बता देती हूँ। सल्फ़र जो होता है उसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं
तो जब इसमें रेजोनेंस होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके साथ साथ उन d ऑर्बिटल्स में भी चली जाती है, ठीक है ना। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई बॉन्ड है, वो जब यहाँ अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा। सिस्टम का स्टेबल होना ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता। लेकिन जब मैं थायोफीन का रिडक्शन कर देती हूँ, ठीक है, जब मैं थायोफीन का रिडक्शन करती हूँ किसी कैटालाइटिक मेटल की प्रेजेंस में, तो मुझे अच्छे से पता है ये टेट्रा हाइड्रोथायोफीन बनाता है। रानी निकल होता तो ब्यूटेन बना देता, बर्च रिडक्शन होता तो इसको आइसोलेटेड में कन्वर्ट कर देता। लेकिन मैंने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करवाया है और वो इन डबल बॉन्ड का ही रिडक्शन करता है, ये चीज़ बन जाएगी। इससे हम कहते हैं टेट्रा हाइड्रोथायोफीन, क्योंकि तो 2 डबल बॉन्ड थे उनकी जगह 4 H आ गए, इसलिए टेट्रा हाइड्रोथायोफीन। अब अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करती हूँ तो ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है, सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्या होगा, अब जब इसको ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो आपको इस तरह से सल्फोक्साइड टाइप से आपको कोई प्रोडक्ट देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। चलो जी, ये सिंपल रिडक्शन ऑक्सीडेशन की बात थी। थायोफीन के केस में किस तरह से रिडक्शन अप्रोच करेंगे, किस तरह से ऑक्सीडेशन अप्रोच करेंगे, कौन सा रिएजेंट किस तरह से रिडक्शन करेगा और कब थायोफीन का ऑक्सीडेशन होगा, कब नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको ऑन टिप्स याद होनी चाहिए, समझ गए। चलो ये सिंपल रिएक्शंस कंप्लीट है, इनका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट है। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ थायोफीन की स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी की तो बात करने को करूँगी, बाकी आपको अच्छे से पता है क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करो। स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होने के लिए हमें स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। ये होता है थायोफीन। चलो जी, कार्बन कितने हैं, 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, सल्फर कितना है, 1 हो गए मैम। 4 कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 1 सल्फर था, हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो जी, नेक्स्ट क्या पूछना चाहूँगी, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेटेड संयुग्मित द्विबंध कितने हैं, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड संयुग्मित द्विबंध कितने हैं, 2 है। एक डबल बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, दोनों कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें, 2, ठीक है। चलो अब एरोमेटिसिटी की बात करो। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, चलो हक्कल रूल आ गया। हक्कल रूल एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन करता है। चलो हक्कल ने क्या कहा कि कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है हमारा साइक्लिक। सारे एटम, ईच एटम, सभी एटम sp2 होने चाहिए। सारे एटम sp2 भी है। अगर सारे एटम sp2 है तो वो सिस्टम कैसा होगा, प्लेनर होगा। तो भाई ठीक है, प्लेनर भी है। फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसको फॉलो करना चाहिए। तो भाई ये तो फॉलो करता है, क्योंकि थायोफीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देखो 2 ये रे और 4 पाई बॉन्ड के हो गए, 6 हो गए ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ n की वैल्यू 1 हो तो 6 आता है, मतलब ये 4n+2 को फॉलो करता है। चलो क्या डीलोकलाइजेशन है, आपको हो, ये बिल्कुल है, डीलोकलाइजेशन भी है। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ है तो हक्कल ने क्या कहा, ये कंपाउंड क्या है, तो ये कंपाउंड एरोमेटिक है। समझ गए होंगी क्या स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी क्या है, कैसे क्या एक्सप्रेस करेंगे इसको, ठीक है। आपको सिंपल प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको स्ट्रक्चर से पता चले जाएगा,
कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड अगर है तो लिख दो और कितने हैं वो लिख दो। फिर हक्कल रूल, हक्कल ने क्या बताया कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, सबसे पहले तो साइक्लिक होना चाहिए, ये चीज़ आपको देखनी ही है। पता चला आप 4n+2 को अप्लाई कर रहे हो और साइक्लिक है ही नहीं, तो हक्कल रूल नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए नहीं दिया गया। नॉन साइक्लिक कंपाउंड बिना सोचे ही नॉन एरोमेटिक बना दो, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला कोई कंपाउंड है, ये, ठीक है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन में? 4, 2 ये वाले हैं और 2 ये वाले हैं, ठीक है। चलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में भाग लेंगे, ये वाली चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे आप हक्कल रूल नहीं लगाओगे भाई, हक्कल रूल साइक्लिक सिस्टम के लिए फॉलो होता है। आप अगर लगाओगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है मैम, 4n को फॉलो कर रहा है, मतलब मैम ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं, ये साइक्लिक ही नहीं है। तो जो हक्कल रूल है वो साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले साइक्लिक है या नहीं वही चीज़ देखो। साइक्लिक देखने के बाद सारी प्रॉपर्टी चेक करो, सारे एटम sp2 होने चाहिए, सारे sp2 है तो बिना सोचे वो प्लेनर है ये मान लो, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है? डीलोकलाइजेशन 4n+2 को फॉलो। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो हो जाए तो आप समझ जाओ कि क्या होगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। समझ गए ना? चलो ये सिंपल स्ट्रक्चर एंड एरोमेटिसिटी की बात भी हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब ध्यान से क्या सुनोगे? एक क्वेश्चन है कि जो थायोफिन है कि देखो इंग्लिश में सेंटेंस बना सकते हैं लेकिन आपको समझ में आए ना आए, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी, ऐसी चीज़ें तो आती है आपको समझ में, है ना। थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा अधिक होती है क्यों? ये क्वेश्चन है। थायोफिन की जो अनुनाद ऊर्जा है वो अधिक होती है। मैंने आपको जब थायोफिन स्टार्ट किया था तो मैंने आपको रेजोनेंस एनर्जी लिखवाई थी, थायोफिन की, फ्यूरेन की, पिरोल की। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, बेंजीन से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। जिसके अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा होती है, सॉरी बेंजीन से ज़्यादा नहीं, बेंजीन की सबसे ज़्यादा होती है, देन थायोफिन, ठीक है ना। तो देखो अब थायोफिन की जो अनुनाद ऊर्जा है वो फ्यूरेन और पिरोल से ज़्यादा क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो हमें आंसर देना है तो क्या कहेंगे वो चीज़ ध्यान से मेरी अब बात सुनो, बहुत अच्छे से स्टेटमेंट सुनना, ठीक है। देखो थायोफिन क्या होता है, ये है थायोफिन। चलो सबसे पहले इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ। ऐसे ही बनाओगे, देखो आपका आंसर इसी से निकल के आएगा। ये अनुनादी संरचनाएं हैं इसकी, ठीक है। ओके जी, ऐसे ही जब आप पिरोल की बनाओगे तो ऐसे ही अनुनादी संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब एक और अनुनादी संरचना होती है इसमें। आप ये कहोगे मैम इतने सारे बॉन्ड कैसे बन गए? अगर मैं पिरोल ले लेती तो क्या वहाँ 5 बॉन्ड बन जाते? नहीं बनती, 3 ही बनाता है नाइट्रोजन। अगर मैं फ्यूरेन लेती तो क्या यहाँ 4 बन जाते? नहीं बनते, 2 ही बनाता है, ठीक है। तो ऐसे ही सल्फर जो होता है उसके वैलेंस शेल में ऑक्सीजन की तरह उतने ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 ही बनाता है, और सल्फर जो है वो 6 भी बना लेता है, 5 भी बना लेता है, 4 भी बना लेता है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल, कि सल्फर जो होता है उसके पास
वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं और उन डी ऑर्बिटल की वजह से ये जो है वो अपने डी ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रख सकता है। इनके पास है ही नहीं तो यहाँ पे ये वाले बॉन्ड नहीं बनते। समझ गए? चलो जी, अब देखो, अब इसके अनुनादित संरचनाएं बनाओ। ये बॉन्ड क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये +6 तक जा सकता है। ठीक है, चलो अब देखो, सल्फर और कार्बन में से विद्युत ऋणता ज़्यादा, आप कहोगे मैम सल्फर की होती है। ठीक है, बनाओ, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। सल्फर ने इलेक्ट्रॉन ले लिए तो जाहिर सी बात है कार्बन पे चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव। अब अनुनादित संरचना बनाओ, ऐसे ही कुछ बनेगी, ये पॉजिटिव आ गया यहाँ। ठीक है, चलो अब क्या होगा? अब ये इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा? अब आप चाहे यहाँ 2 लोन पेयर बना दो या एक नेगेटिव और एक लोन पेयर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो मेरे कहने का जो मतलब है वो ध्यान से समझो। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब मैं पेरोल और थायोफिन के अनुनादित जब मैं पेरोल और फ्यूरेन के अनुनादित संरचनाएं बनाती थी तो उनमें पी ऑर्बिटल भाग लेते थे। याद है क्या? मैंने आपको एक मॉलिक्यूलर व्यू बताया था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बताई थी पेरोल की और फ्यूरेन की। तो मैंने ये कहा था कि कार्बन का भी पी ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल भाग लेता है और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन का भी pz ऑर्बिटल भाग लेता है और क्या करते हैं, समपार्श्विक अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये चीज़ मैंने बताई थी ना। तो ये जो ऊपर वाले अनुनादित संरचना है ना, इसमें तो पी ऑर्बिटल भाग ले रहा है, कार्बन का भी और सल्फर का भी। ठीक है, जो कि फ्यूरेन में भी होती है और पेरोल में भी होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में भाग लेते हैं। सो जब ओवरऑल अनुनादित संरचनाएं देखी गई, ठीक है, जब आप फ्यूरेन और थायोफिन की देखोगे तो उनमें तो सिर्फ ये अनुनादित संरचनाएं मिलती है 4। ठीक है, लेकिन थायोफिन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने की वजह से इसमें ये दो अनुनादित संरचनाएं ज़्यादा मिलती है। तो अनुनादित संरचनाएं ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात क्या है कि अनुनाद ऊर्जा भी ज़्यादा रिमूव होगी। समझ गए क्या? तो आपका क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रहा है कि थायोफिन की अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा क्यों होती है फ्यूरेन और पेरोल से। आप कहोगे कि थायोफिन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये रेजोनेंस ज़्यादा अमाउंट में शो करता है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, इसमें अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा निकलती है क्योंकि अनुनादित संरचनाओं की संख्या इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल के साथ साथ डी ऑर्बिटल भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं। समझ गए? तो रेजोनेंस एनर्जी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, आपको उसका पता चल गया होगा कि रेजोनेंस एनर्जी थायोफिन की सबसे ज़्यादा क्यों थी। ठीक है, अब जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। समझ गए ना? तो देखो, रेजोनेंस एनर्जी सबसे ज़्यादा तो आई थी बेंजीन की, ठीक है, फिर आई थी थायोफिन की, देन पेरोल, देन फ्यूरेन। ये था ना ऑर्डर। तो इसी को मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर बोला था। क्यों बोला था? क्योंकि अनुनाद ऊर्जा जितनी ज़्यादा होती है सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और अनुनाद ऊर्जा ज़्यादा किसकी थी? बेंजीन की। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी बेंजीन होता है, देन थायोफिन, देन पेरोल, देन फ्यूरेन। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था रिएक्टिविटी। आप बोलते हो स्टेबिलिटी का उल्टा रिएक्टिविटी है, तो वो ये चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं होती। इसके लिए आगे एक क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा ना, क्यों होती है ज़्यादा? ठीक है, चलो, इस टाइप के स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। स्टेटमेंट आ जाते हैं 3-4, उनको आपको डिफाइन करना होता है। ठीक है, अगर हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें थायोफिन का, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना देंगे। कैसे? देखो, ये सल्फ़र है। चलो, क्या होगा? सल्फ़र के पास 2 लोन पेयर हैं, यही होता है ना? ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे?
इनके भी p ऑर्बिटल भाग लेते हैं, बना दो। इसी तरह से होगा, ठीक है। मैंने आपको ये कहा था कि जो p ऑर्बिटल होते हैं डंबल शेप होते हैं, उनमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन हम शो करते हैं जो कि लोब के डायरेक्शनल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। क्या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं मान रही हूँ कि ये लोब ऊपर की तरफ है और नेगेटिव है वो नीचे की तरफ है, समझ रहे हो ना। तो ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ही शो करते हैं। नीचे वाले में सब में नेगेटिव बना दिया। अब जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा, नेगेटिव नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन करेगा। अगर आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से इंटरेक्शन कर दिया तो वहाँ बॉन्डिंग नहीं होगी, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। हमें बॉन्डिंग करवानी है तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ मिलेगा, ये लो ऐसे, नेगेटिव नेगेटिव के साथ मिलेगा। इस तरह से आपको ऑर्बिटल व्यू इसका बनाना है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आप इसका मॉलिक्यूलर डायग्राम भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, बना लेंगे आप आराम से, ठीक है। ये सिंपल आपका जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था एक, वो हमने देखा है। अब आगे ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और है, देखो। अब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन बिटवीन पिरोल, फ्यूरेन एंड थायोफिन। पिरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की हमें तुलना करनी है, हमें इनको कंपेयर करना है, इनकी रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, सारी चीज़ें हमें कंपेयर करनी है। तो भाई ध्यान से मेरी बातें अब सुनते जाओ, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कहूँगी कि जो थायोफिन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे? पिरोल और फ्यूरेन से। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो मैं ये ऑर्डर दूंगी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल थायोफिन होता है, देन पिरोल, देन फ्यूरेन। क्यों होता है ऐसा? अभी रीज़न बताया है। थायोफिन में अनुनादी संरचनाओं की संख्या ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें अनुनाद के दौरान पी के साथ साथ डी ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे एरोमेटिसिटी पूछी जाएगी, अगर मुझे ये कहा जाए कि एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मुझे पूछा जाता कि एरोमेटिसिटी किसकी ज़्यादा होगी तो भी मैं ये कहूँगी थायोफिन की ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा रेजोनेंस एरोमेटिसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। चलो, एरोमेटिसिटी भी ज़्यादा, ये स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही होगा। अगर रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर पूछा जाए तो भी यही ऑर्डर होगा। तो आपको चाहे थायोफिन, पिरोल और फ्यूरेन की स्टेबिलिटी पूछी जाए, चाहे उनकी आपको एरोमेटिसिटी पूछी जाए, या चाहे उनकी रेजोनेंस एनर्जी पूछी जाए, तीनों ही केस में ऑर्डर ये आएगा। थायोफिन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, और थायोफिन की एरोमेटिसिटी भी सबसे ज़्यादा होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट कंपैरिजन क्लियर, समझ गए। सेकंड, ESR रिएक्शन। ESR रिएक्शन के केस में मैं क्या बात करूँगी, मुझे लिखना है रिएक्टिविटी ऑर्डर। ESR रिएक्शन में वो आसानी से देगा जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। चलो जी, अब रिएक्टिविटी ये कहती है कि मैं स्टेबिलिटी की जस्ट रिवर्स हूँ, जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम क्रियाशील होगा। मतलब अगर मैं इस कंसेप्ट से चलूँगी तो मुझे जो ऑर्डर मिल जाएगा वो क्या मिलेगा। देखो, ये तो आपको पता ही है कि बेंजीन तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता ही है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी का नॉर्मल कंसेप्ट से चलूँ तो वो ये कहता है कि स्टेबिलिटी का उल्टा कर दो, ठीक है। तो मैं क्या बना दूँगी, ONSB, B यानी बेंजीन। तो ये ऑर्डर आ जाना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर
नहीं आता है, ये ऑर्डर गलत है। इस ऑर्डर से रिएक्टिविटी डिफाइन नहीं होती। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो आता है हमारे पास NOSB। ये ऑर्डर होता है राइट। ऐसा क्यों होता है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जब थायोफिन स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि जो फ्यूरेन होता है उसमें हेटेरोएटम होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की EN नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। क्या बताया था? देखो ध्यान से सुन लो कि जो फ्यूरेन होता है, सबसे पहले तो ये कि रिएक्टिविटी से क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ESR रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसे वहाँ जाना है जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जहाँ होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी इस इलेक्ट्रोफाइल को लेने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि जब मैं पीरोल और फ्यूरेन को देखती हूँ तो जो ऑक्सीजन है उसकी EN ज़्यादा होती है, और जो EN ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन देता तो है, ये भी देता है और ये भी देता है। रेजोनेंस करेंगे तो देंगे इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसकी EN ज़्यादा होने की वजह से ये उतनी आसानी से नहीं देता। ठीक है, इसकी विद्युतऋणता ज़्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा बांध के रखता है, आसानी से डोनेट नहीं करता रेजोनेंस में। तो जब आसानी से नहीं देगा, मान लो इसने तो तुरंत दे दिए इलेक्ट्रॉन की, EN इसकी कम है, मान लो इसने 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया और इसने 2 मिनट लगा दिए, तो ज़्यादा जल्दी कौन दे रहा है? नाइट्रोजन, क्योंकि इसकी EN कम है। EN कम होने की वजह से ये अपने लोन पेयर आसानी से डोनेट कर देता है रेजोनेंस में। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा तो उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो हम रीजन क्या देते हैं? EN जो होती है वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है नाइट्रोजन से। नोट्स में आपको अच्छे से एक लाइन लिखी हुई मिल जाएगी कि फ्यूरेन में ऑक्सीजन की विद्युतऋणता ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने लोन पेयर रेजोनेंस में आसानी से नहीं दे पाता है। और कंपैरेटिवली जब हम पीरोल और फ्यूरेन को देखते हैं तो फ्यूरेन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ठीक है, चलो इनका तो समझ में आता है, लेकिन आप सोच रहे होंगे मैम बेंजीन की कम कैसे हो गई रिएक्टिविटी? तो ध्यान से मेरी बात क्या सुननी है। जब मैंने यूनिट स्टार्ट की थी तब आपको एक बात कही थी कि जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स हैं, जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर्ड वाले से ज़्यादा होती है। क्यों होती है ज़्यादा? क्योंकि 5 मेंबर्ड के लिए जब हमने अनुनादित संरचनाएँ बनाई थी, चाहे ऑक्सीजन, फ्यूरेन, थायोफिन कुछ भी हो वो, ठीक है, तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो इन 5 एटम पे या कहे तो 4 कार्बन पे डिलोकलाइज होता है। लेकिन जब मैं रिंग लेती हूँ और मान लो मैंने यहाँ OH ले लिया, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो नेगेटिव चार्ज है वो 3 पोजीशन पे ही आता है, ऑर्थो और पैरा। जब रिलीजिंग ग्रुप हो 3 पे आएगा ना, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाएगा ना। तो यहाँ जब हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा अवेलेबल होती है, 4 एटम पर अवेलेबल है। इसलिए जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी 6 मेंबर्ड कंपाउंड से ज़्यादा होती है। समझ गए ना कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके पास इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाएगा, और 5 मेंबर्ड वालों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 4-5 एटम पर डिलोकलाइज होती है, जबकि जो 6 मेंबर्ड होते हैं उनमें 3 या 4 पर ही डिलोकलाइज होती है। कहने का मतलब अगर मैं इस ऑक्सीजन को भी काउंट कर लूँगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 5 एटम पे डिलोकलाइज होगी, और जब इसमें इसको कर लूँगी तो 4 पे होगी। तो कंपैरेटिवली 5 मेंबर्ड वालों में ज़्यादा डिलोकलाइजेशन हो रहा है ना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है, इसलिए 5 मेंबर्ड वालों की ज़्यादा होती है 6 मेंबर से। तो बेंजीन की तो सबसे कम होगी। अब इन तीनों को जब कंपेयर करोगे तो आपको कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे अलग अलग। थायोफिन की कम हो रही है क्योंकि थायोफिन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ये आसानी से रिएक्शन नहीं करता। स्टेबल है ना तो आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जब इन दोनों की बात होती है तो स्टेबल तो कौन होता है? पीरोल, लेकिन वो आसानी से रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि फ्यूरेन में जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करता। समझ गए होंगे? ठीक है, चलो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखती हूँ, बाकी हम कल वाली क्लास में देख लेंगे आगे का
थायोफिन की 1-2 प्रॉपर्टी और डिस्कस करूँगी, फिर हम पढ़ेंगे पीरिडिन। 5 मेंबर हेटेरोसाइकिल कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 6 मेंबर आ जाएगा, पीरिडिन आ जाएगा। ठीक है, तो आज का यहीं तक है। अच्छे से इनको पढ़ो, हर प्रॉपर्टी क्लियर करते हुए चलो, रटना नहीं है, चीज़ों को समझो ताकि वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रहे। ठीक है, तो कल आता है।